हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपका चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था, तो बिना देरी करे फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और आज की क्लास में हम क्या न्यू कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है। हम एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ते चले जा रहे हैं और साथ ही में मैं आपको सेल्फ असेसमेंट वाले भी प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको ट्राई करना है। और कुछ क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताएं, ताकि अगली क्लास में मैं उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर लूं और आपके डाउट्स भी रिजॉल्व होते चले जाएं। ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस अगर आते हैं तो उनकी अपडेट आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। ठीक है। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं आज के इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो गई होगी। ओके फाइन। तो पिछली क्लास में जो हमने देखा था वो हमने जाना था कि रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर हमने समझी थी, दैट इज आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपकी क्या होती है, उसे थोड़ा सा और डिटेल में अपन यहाँ पर समझते हैं। ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब हमने पढ़ी थी उसका स्टेटमेंट क्या था आपका, तो आपको पता होगा जो भी कंपोजिट नंबर हम लेते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां पर जाके आप समझ सकते हैं। ओके। तो जो भी आपका कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर होगी, अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको वो चीजें फिर से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैंने नंबर यहाँ पर सपोज करा, लेट से 63। ठीक है, ये एक मैंने नंबर लिया 63, ये आपका एक प्राइम नंबर है। ओके। तो इस प्राइम नंबर को अगर मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज करा, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 63, तो हमें पता है किसके टेबल से जाएगा बेटा, 3 के टेबल से जाएगा। फिर यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 121। फिर 3 के टेबल से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7, और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके। इसका मतलब क्या है, आप 63 को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 7। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3 और 7 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के टर्म्स में हमने उसे एक्सप्रेस करा है। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, यूनिक होगा। मतलब अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे अगले पार्ट में यही लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब यहाँ पर आपका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 7 इंटू 3 की पावर 2 भी हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पर दो ही प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है 63 को फैक्टराइज करने के लिए, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो फैक्टराइजेशन आपको मिल रहा है दैट विल बी द यूनिक फैक्टराइजेशन। ओके। तो ये चीजें थी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी, आगे बढ़ते हैं आज अपन। ओके। नेक्स्ट अब अपने को जो यहाँ पर समझना है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के क्या क्या एप्लीकेशन है, जिसमें आज अभी अपन टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगला जो वीडियो में लाऊंगा उसमें टाइप 2 बताऊंगा। मैं एक एक चीज को डिटेल में लेके जा रहा हूं, ताकि आप जब चैप्टर 1 रियल नंबर्स को मेरे चैनल से अगर देखते हो तो आपका कोई सा भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना छूटे कि जो आपको एग्जाम में बिल्कुल नया देखने को मिले। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके। चलो। सो टाइप 1 देखते हैं, टाइप 1 में हमारे किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपका प्रॉब्लम दिख रहा है, दैट इज प्रूव दैट देर इज नो नेचुरल नंबर्स फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। ओके। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने को मिलते हैं तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो ये टाइप 1 के प्रॉब्लम से। ओके। तो इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में आपको स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से बनाना है। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, आप एक टाइम के स्टेटमेंट को एक बार बना लीजिए समझ के, और उसी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करिए, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है। तो ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, कि प्रूव दैट देर इज नो नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये सब आप अवेयर है इससे। कैनॉट 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है। तो यहां पर अपन अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो यहां पर अपन सबसे पहले लिखेंगे, इफ अ नंबर, ओके, इफ अ नंबर एंड्स
with digit 0. Okay, if a number ends with digit 0, it means it means it is it is divisible by 10. ठीक है, वो किससे डिविजिबल होगा आपका? 10 से डिविजिबल होगा। अगर कोई सा भी नंबर किससे एंड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 60, 70, ओके, 110, अब ये नंबर कैसे एंड कर रहे हैं? डिजिट जीरो के साथ में एंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाय 10। ओके, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10। ओके, एंड 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर कोई सा नंबर आपका डिजिट जीरो के साथ में एंड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपके जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन होने चाहिए? 2 और 5। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, सर सिर्फ 2 ही रहा तो क्या? तो डेफिनेट सी बात है बेटा, वो डिजिट जीरो में एंड कभी भी नहीं करेगा। या सिर्फ 5 रहा तो क्या वो डिजिट जीरो के साथ में एंड करेगा? नहीं, दोनों का साथ में होना जरूरी है। मतलब आप जो भी नंबर को देखते हैं, जैसे यहाँ तो बेटा अभी अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है आपका? 4 to the power n लिखा हुआ है। लेकिन एग्जाम में अगर मान लो आपको इसके जगह दूसरा भी नंबर आ जाए, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अगर पूछा जाए कि क्या वो डिजिट जीरो के साथ में एंड करता है क्या, तो हमारे दिमाग में फटाक से क्लिक करना चाहिए, डिजिट जीरो के साथ एंड कर रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो 10 से डिविजिबल होगा। और अगर 10 से डिविजिबल है, मतलब उसके दो प्राइम फैक्टर्स तो होना कंपलसरी है, दैट इज 2 and the 5, दोनों का साथ में होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहां पर अपन देख पा रहे हैं, वी हैव, ओके, हमारे पास में क्या है बेटा? हमारे पास में 4 to the power n। अब आपको पता है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 to the power n, या सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 to the power 2 और पूरे की पावर n। आपको पता है पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 into n कितना हो जाएगा? 2 to the power 2n। ठीक है, सो यहां पर हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बेटा? यहां पर सिर्फ हमको सर एक ही फैक्टर दिख रहा है, दैट इज 2 ओनली। मतलब सिर्फ ये दिख रहा है, क्या 5 अवेलेबल है क्या यहाँ पर? नहीं अवेलेबल है। सो इट इज ऑब्जर्व इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 2 इज द प्राइम फैक्टर। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 2 इज द प्राइम फैक्टर। ओके, इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 2 is the only prime factor and not 5. Okay, it is observed that only 2 is the prime factor। यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट आपका प्रॉपर लगे। It is observed that only 2 is the prime factor in prime factorization, okay, prime factorization of 4 to the power n and not 5। Okay, so 4 to the power n cannot ends with digit 0। ओके, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा। अब यहाँ पर हो सकता है शायद किसी को स्टेटमेंट लगे कि बहुत अलग सा लग रहा है सर, क्या और दूसरे स्टेटमेंट लिख सकते हैं? डेफिनेटली आप जो कंफर्टेबल फील करो वो कर सकते हो, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि अगर आपका नंबर जीरो के साथ में एंड कर रहा है, तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 से डिविजिबल है मतलब उसमें दो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, दैट इज 2 and 5, दोनों का साथ में होना कंपलसरी है। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 की पावर n था, आपको एक क्वेश्चन अभी मैं देने भी वाला हूं जिसमें आपका 6 की पावर n वाला है। ठीक है, ऐसे दूसरा भी क्वेश्चन आपके साथ सामने आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या देख पा रहे हैं? सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर अवेलेबल है, दैट इज 2। साथ में किसका भी होना जरूरी है? 5 का भी। वही सेम चीज हमने यहाँ पर बता दी है। ओके, यहाँ पर अपन ने बोला है ना, क्या बोला है? इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 2 इज द प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n एंड नॉट 5। सो 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो 4 टू द पावर n आपका डिजिट 0 के साथ में एंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, सो यहां पर अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर सिंपली अपन पहले उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n। ओके, सो आपको पता है बेटा 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर n। कर सकते हैं ना प्राइम फैक्टराइज, ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब ये जो n पावर है बेटा वो दोनों के लिए, मतलब इसे आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपका नंबर किसके साथ में एंड कर रहा है बेटा, डिजिट 0 के साथ में एंड कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर 5 अलग से मेंशन्ड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। अगर नंबर आपका 0 के साथ में एंड कर रहा होगा तो 110% उसमें आपका 5 भी क्या होगा, एक प्राइम फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं बेटा कि आपका प्राइम नंबर में सिर्फ यहाँ पर 2 अवेलेबल है, 5 नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू द पावर n, the prime factors are prime factors are 2 and 3 only. Okay, so 12 to the power n cannot end with digit 0 or 5 for any natural number n। ओके, सो सिंपल सा सोल्यूशन रहता है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले ही प्रॉब्लम में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो ऑल दो आप इस चीज को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं लगता है कि सर चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप डेफिनेटली जरूर से बताएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका सेकंड प्रॉब्लम था जो अपन ने यहाँ पर देखा है। अब इसके बाद ये एक टाइप के प्रॉब्लम और आपको देखने को मिलते हैं कि इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख दिया है, आपको बताना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दो प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को पिक कर लेते हैं, दैट इज आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस क्या लिखा हुआ है आपका 13। हमको बताना है कि ये जो दो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए, ओके, दिस इज वन कंप्लीट नंबर बट इट इज रिटन इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अपने को बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में वापस से रिकॉल करवा देता हूं, अ नंबर दैट हैज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब बेटा जैसे आप ये नंबर देख पा रहे हो, ये तीन जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो तीन नंबर यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, जो आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर, 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका एक कंप्लीट नंबर हो गया। और दूसरा नंबर आपका क्या हो गया यहाँ पर, 13 हो गया है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स अपन एक तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अपन इसको क्या कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 13 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या आपका 7 इंटू 11, क्योंकि 13 तो कॉमन ले चुके हो, प्लस ये भी 13 कॉमन आ चुका है, बचेगा क्या आपका 1 बचेगा। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपका ये जो 78 लिखा हुआ है इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो 13 इंटू, आपको पता होगा अगर आपने टेबल लर्न कर रखी है, तो 13 इंटू 6, ओके, 13 इंटू 6 वो क्या हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। ओके, इसे और फर्दर क्या लिख सकते हैं बेटा, 13 दो बार रिपीट कर रहे हैं तो 13 की पावर 2 इंटू 6, 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2। मैंने क्या बोला था, कंपोजिट नंबर क्या बोल, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द गिवन नंबर
हैज मोर देन two factors. Okay, the given number has more than two factors. That is 13, 3 एंड 2। देखो दो फैक्टर तो कौन होते हैं? दो फैक्टर तो आपका एक नंबर खुद हो जाता है और दूसरा वन हो जाता है। उसके अलावा हमने तो एक्स्ट्रा तीन फैक्टर्स बता दिए। तो ये नंबर आपका क्या होगा? देयरफॉर द गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दैट इज 13, 3 एंड 2। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, इसलिए वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ओके, अब अगला जो आपका पार्ट है, ठीक है, जो बी वाला पार्ट अपन बोल सकते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से हमको करना है। क्या होगा बेटा? यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 1 लिखा था, मिस हो गया, इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। ओके, अगेन आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर आपको दो टर्म नजर आ रही है। दो टर्म आपकी क्या है? तो एक तो ये कंप्लीट टर्म है बेटा, और ये आपकी सेकेंड टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो आपका कॉमन निकलता है उसे अपन को क्या कर लेना है? कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि क्या कॉमन निकल सकता है बेटा? दोनों के पास में क्या अवेलेबल है? 5 अवेलेबल है। तो 5 यहाँ पर कॉमन ले लो, बचेगा क्या? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब ये 5 तो कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा बेटा क्या? सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। 4 इंटू 3 इंटू 2, ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 1108। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1009। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या ऑब्जर्व कर पा रहे? द गिवन नंबर द गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। दैट इज, क्या क्या है बेटा वो फैक्टर्स? 5 एंड 1009। क्यों? क्योंकि बेटा दो फैक्टर तो नंबर और 1 हो जाएगा, बाकी दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स अपन और देख पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो नंबर अपने को मिला है ना, जैसे यहाँ पर 78 मिला था। ओके, जैसे आपको पता है ना यहाँ पर क्या मिला था हमें? 78 मिला था। और उस 78 को हम क्या कर पाए थे? जैसे आपने देखा था यहाँ पर ये जो नंबर आपका लिखा हुआ था 78, 78 को हमने फर्दर फैक्टराइज करा था 13 इंटू 6 में। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है आपका 1009, ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दैट इज 5 एंड 109। सो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए आपका जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा बेटा? कंपोजिट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये दो पैटर्न के जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अब आपको खुद को प्रैक्टिस करने होंगे, दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स। ये आपको लगभग हर क्लास में मिलेगा। कोई सा ऐसा टॉपिक होगा जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके, तो सिर्फ वहां पर नहीं मिलेगा। वो भी आपके जो प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट होंगे उसके लिए आपको नहीं मिलेंगे। बाकी तो ऑलमोस्ट ऐसा समझ के चलिए 90 to 95% क्लासेस में आपको सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम मिलने वाले हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम्स। और अगर इसमें आपको कहीं पर भी कुछ डाउट आता है, ठीक है, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, एमपी बोर्ड के प्रिस्पेक्टिव से भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, और सीबीएसई के चाहे स्टैंडर्ड के बच्चे हो चाहे बेसिक के बच्चे हो, दोनों के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके? जैसे मैंने आपको बोला था 6 की पावर n, हमने 4 की पावर n को जैसे सॉल्व करा है, तो आपको प्रैक्टिस किसके लिए करनी बेटा? आप 6 टू द पावर n के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप आपकी मर्जी से स्टेटमेंट बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि सर स्टेटमेंट आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता दीजिए, तो वैसा भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो वो चीज भी अपन कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? ठीक है, हाँ, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज
कंपोजिट नंबर। तो ये भी जो हमने सेकंड टाइप का प्रॉब्लम देखा था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी और आरडी शर्मा में भी। ठीक है, ये तीनों को ही मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से अपन प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं। तो आप भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी तो मैं आपको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है, अब एक पैटर्न के प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इजीली फिर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज अपन ने कम ही कॉन्सेप्ट्स लिए थे ताकि मैं टाइप वाइज चीजों को कर सकूं। ठीक है, और आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, क्योंकि टाइम तो आपके पास में उतना ही अवेलेबल है, तो आप चाहो तो अब जैसे ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस है बेटा, है ना, तो आप एक दिन में 2 वीडियोस भी कवर कर सकते हैं। ओके, दो तीन मतलब कम से कम 3 कॉन्सेप्ट भी अगर आप देख पाते हो तो आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म कर पाओगे। ठीक है, वैसे मेरी भी कोशिश रहेगी कि बाय बिफोर दीपावली, ठीक है, हम पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल्ड वे में कवर कर सकें, ताकि आपकी प्री बोर्ड एग्जाम्स वगैरह जब आती हैं उसके पहले ही आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए फिर अपन यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर कनेक्ट होंगे। ओके, अगर आपको डेफिनेटली मैं आपसे ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करें। ठीक है, आपका प्यार आप मुझे वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ में भी जरूर से शेयर करें, ताकि उन तक भी ये यूजफुल कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।